नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है समय नदी की बाढ़ कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। जी हाँ, हमारे देश में अनेक महापुरुषों का जीवन यदि हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि उन्होंने जो कुछ काम किए वो कुछ अलग प्रकार की जीवटता से किए, कुछ अलग जिजीविषा से किए और स्वयं के आगे देश और समाज को रखकर वे हम कह सकते हैं कि इस समाज जीवन में, राष्ट्र जीवन में अमर हो गए। ऐसे ही एक महापुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संघर्ष और उनका प्रेरणादायक जीवन, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान प्रमोद जी शर्मा। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रमोद जी ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक न्यासी हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले आपसे चर्चा करेंगे, जिस तरीके से हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन की बात करते हैं, सामान्यतः हमारे यहाँ कहा भी जाता है पूत के पैर पालने में दिखाई देने लगते हैं, और पालने में नहीं तो जैसे जैसे वह थोड़ा आगे बढ़ता है, विद्यालय जाने लगता है, जब तरुणाई की ओर आता है तो कुछ उनकी गतिविधियों से पता लगता है कि वास्तव में ये बालक बड़ा होकर कुछ न कुछ विशेष करने वाला है। सुभाष चंद्र बोस के विद्यार्थी काल की कोई घटना, कोई ऐसा संस्मरण, कोई प्रसंग आपको ध्यान में आता है जिससे लगता हो कि नेतृत्व क्षमता प्रारंभ से ही उनमें विकसित होने लगी थी? विवेकानंद जी, आप ठीक कहते हैं। जैसा उस वक्त अपना स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था जी, उस समय में सुभाष बोस का जीवन अपन देखते हैं तो वास्तव में सारे ऐसा लगता है कुछ जीवों का जन्म तो इस जगत में बाकी दुनिया को प्रेरणा देने के लिए ही होता है। जैसे सामान्यतः था, उनका जन्म भी कटक में जानकीनाथ बोस के घर पे हुआ। उनके पिता बड़े वहाँ वकील थे, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने उनको राय बहादुर की उपाधि भी दे रखी थी। जब उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की तो अभिभावकों को जो मन होता है कि भी बच्चा अंग्रेजी स्कूल पढ़े, तो वो भी कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने गए। और वहाँ का एक किस्सा है जी, कि ऑटन अफेयर कहलाता है वो, कि वहाँ एक प्राध्यापक था ऑटन, और वो भारत विरोधी बहुत सी बातें करता था और कुछ उल्टी सीधी बातें, बकवास जैसे करते हैं ना, अपन कहते हैं बकवास करता है, तो वैसे तो पर विद्यार्थी कुड़ते रहते बेचारे, क्या करते। लेकिन सुभाष बोस का साथ उनसे मिलने से और उनका साहस बढ़ा, और एक दिन जब उस प्रोफेसर ने कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ी की तो सब ने मिल के उसकी अच्छी कुटाई पिटाई कर दी जी। अब वो मसला इतना बढ़ा क्योंकि उनको लगा कि यार ये क्या है, तो सुभाष चंद्र बोस के आने के बाद ये सब चीज़ें बढ़ी है जी। तो उनका निष्कासन कर दिया। अब वो निष्कासन कर दिया तो वो वापस कटक आ गए जी। अब उनके पिताजी ने सोचा कि यार ये तो पढ़ाई बीच में रहेगी इसकी, तो उन्होंने बड़ी अपनी कोशिशें करके और वापस उनका फिर स्कॉटिश चर्च कॉलेज में लगभग 7-8 महीने के व्यवधान के बाद वापस वो कोलकाता गए, और वहाँ से उनकी वो जो शिक्षा थी, कॉलेज शिक्षा, वो पूरी हुई जी। तो उससे देख के लगता है कि वास्तव में जो नेतृत्व क्षमता है आदमी कैसे करता है जी, वो प्रारंभ से प्रकट होता है। आप सही कहा। तो नेतृत्व क्षमता वास्तव में उनकी विद्यार्थी अवस्था में हम देख सकते हैं, और जिस प्रकार से प्रमोद जी ये नेतृत्व क्षमता की तो बात हुई, उसके बाद में ICS क्लियर करते हैं, चौथे स्थान पर रहते हैं, तो कहा जा सकता है कि बहुत बुद्धिमान थे, पढ़ाई में तेज थे। लेकिन ये एक अलग पक्ष है, हम चाहेंगे कि दर्शकों तक विषय ये पहुँचे कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जिस तरीके से राजनीति में आते हैं और कांग्रेस में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, ये बहुत एक चर्चित सा प्रसंग भी कहा जाता है कि महात्मा गांधी के साथ जिस तरीके के वैचारिक मतभेद रहे, अध्यक्ष बने, काम नहीं कर पाए, क्या कहना चाहेंगे? उनकी मनस्थिति, सुभाष जी की मनस्थिति समझने के लिए हमको थोड़ा सा एक घटना और मैं जिक्र करना चाहूँगा जी, कि जब वो पढ़ते थे तो उस दौर में आप देखेंगे कि विवेकानंद जी यूरोप से लौटते हैं भारत, और वो एक तरह से हिंदू का पूर्ण जागरण काल अपन कह सकते हैं कि विवेकानंद जी ने एक किया कि अब सब में एक अपनी अस्मिता के प्रति एक चेतना जागृत कर दी उन्होंने। तो उनके जीवन में भी स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद दोनों के विचार का प्रभाव था। और लेकिन वो जो चित्तरंजन दास थे, देशबंधु चित्तरंजन दास, उनके व्यक्तित्व को लेके बहुत प्रभावित थे वो, ठीक है ना। तो जब आपने जो जिक्र किया कि ICS के एग्ज़ाम दिया, चौथे स्थान पर रहे, अब घर वाले तो चाहते थे कि ICS बने वो, पर उनके मन में तो वो विवेकानंद, अरविंदो
और देशबंधु चित्तरंजन दास, इनका जीवन हिलोरे ले रहा था कि भाई मेरे को तो वापस समाज सेवा में आना है। तो बड़े उहापोह के बाद वो छोड़ के भारत आ गए। और भारत, आप देखिए उनकी जो राजनीतिक चेतना कितनी है कि बम्बई जब वो उतरे हैं भारत आके तो सीधे गांधी जी से मिलने चले गए। मतलब इतनी श्रद्धा थी गांधी जी के प्रति। ऐसा नहीं कि गांधी जी से उनका कोई शुरू से ही मतभेद था। वो लिखते हैं कि मैं गांधी जी से मिला, और चूंकि उसमें वो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो था वो शुरू करने वाले थे, तो उन्होंने गांधी जी से विचार किया कि भाई आप क्या करने वाले हैं देश की आज़ादी के लिए जी। तो गांधी जी से उन्होंने लिखते हैं कि गांधी जी ने मेरे को कुछ 5 बिंदु बताए। एक आध बिंदु पे मैं उनसे सहमत था, लेकिन 2-3 बिंदुओं से मेरे को लगा गांधी जी स्पष्ट नहीं है कि इससे होगा क्या जी। तो वो एक तरह से उनको लगा कि ये बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी खैर वो वहाँ से बंगाल आए और राजनीति में वहाँ सक्रिय रहे, बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। और कालांतर में, अच्छा उस समय देखिए आप उस जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बाबू जी, ये दोनों युवा, मतलब जब सुभाष जी का जब राजनीतिक परिदृश्य में उदय होता है तो उस समय तक जवाहरलाल नेहरू एक तरह से उस युवा लोगों के एक तरह से वो चहेते हो गए थे राजनीति में, जो युवा लोग सक्रिय थे। पर सुभाष भी बराबर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और जो सुभाष उस दौर में जो भी पश्चिम पढ़ रहा था वो फ्रांस की आयरिश क्रांति इन सबसे प्रभावित था। तो सहज रूप से उनका झुकाव जो था ना, जिसे वामपंथ कहते हैं हम, समाजवाद और वामपंथ, उधर उन लोगों का झुकाव था। और गांधी के साथ जो उनकी एक दल जो टीम थी, जैसे कहें अपन 15-20 लोगों की टीम थी, वो जरा डोमिनियन स्टेट की बात कर ली, निवेदन कर दिया, आवेदन कर दिया, वाइसराय से मिल लिए, निवेदन कर दिया, मतलब एक रिक्वेस्ट की बात कर रहे थे। ये लोग कहते थे कि नहीं, आज़ादी तो छीन के लेनी पड़ेगी, मतलब जो गरम दल जिसे हम कहें, क्रांतिकारी विचार वाले बहुत लोग होते थे। तो इन बातों को लेके, अच्छा उस दौर में चित्तरंजन दास के ने भी अपनी यानी स्वराज पार्टी अलग बना ली थी, गांधी जी से उनके अपने मतभेद थे, सुभाष बाबू चित्तरंजन दास से थे। तो इन सब का एक कहें कि समुच्चय बना पूरा विचार का जी। और आप देखेंगे कि राजनीति में पिता से पुत्र को मिला सीधा पद। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और लाहौर जो अधिवेशन होता है उसमें सीधे जवाहरलाल कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं। और उसके पहले जब कोलकाता में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उस अधिवेशन में डोमिनियन स्टेट और ऐसी बातें चल रही थी, पूर्ण स्वराज की कोई बात नहीं थी। कुछ लोगों ने बात भी की तो गांधी जी ने विरोध किया जी। लेकिन जब लाहौर कांग्रेस हुआ, मतलब मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि इसलिए बताता हूं कि अपने को उनका विरोध कोई अचानक प्रकट नहीं हुआ है, शनय शनय हुआ कि मैं अध्यक्ष से मेरे को हटा रहे हैं इसलिए मैं इनका विरोध, ऐसा नहीं है। वो उनकी जो राजनीतिक विचारधारा है कि आज़ादी कैसे मिले, लक्ष्य तो एक था कि देश को आज़ाद होना है, लेकिन तरीका कैसा हो। तो सुभाष बाबू जो नेतृत्व, मतलब जिस विचार का नेतृत्व करते हैं उसमें धैर्य नहीं है। देखिए युवा पीढ़ी में जो होता है ना, एक अलग बेचैनी देखते हैं, आयु का भी प्रभाव होता है। वो युवा पीढ़ी में एक अलग बेचैनी होती है, उसको तुरंत चाहिए चीज उसमें। और एक थोड़ा सा जब अधेड़ हो जाता है आदमी तो उसके एक ठहराव आ जाता है जीवन में, वो थोड़ा धीरे धीरे करना चाहता है। तो वो एक वैचारिक थोड़ा सा विरोध वहां से इकट्ठा होना शुरू हुआ। अच्छा, बीज कहाँ पड़ा कि जब लाहौर में अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात हो गई, ठीक है ना, दिसंबर में, तो सुभाष बाबू ने एक प्रस्ताव रखा कि भी पूर्ण स्वराज के लिए क्या क्या करेंगे ये बताइए आप। और ऐसा कुछ करा उन्होंने, तो उनके प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया, मतलब वो स्वीकृत नहीं हुआ संशोधन। खैर, और यहाँ तक हुआ कि उनके जो साथी थे एक और, इन दोनों को उन्होंने कार्य समिति से भी निष्कासित कर दिया। वो इतने नाराज हुए उनको इस संशोधन को लेके कि इनको उससे निष्कासित कर दिया गया। खैर, बाद में वो अवज्ञा आंदोलन दूसरा चला और ये जेल में गए, इनकी तबीयत खराब हुई, फिर ये विदेश चले गए इलाज के लिए, क्योंकि सरकार ने गिरफ्तार किया, फिर छोड़ दिया। भोवाली सैनिटोरियम में भी रहे, टीबी हो गई थी, ऑस्ट्रिया गए, फिर वहाँ स्विट्जरलैंड गए, फिर वहाँ से उनको काफ़ी समय मिला है, लगभग आप समझ लो 3-4 साल यूरोप रहे वो। तो पूरे यूरोप में घूमे वो, उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। आप देखिए रोमारोला से मिले वो, है ना, इटली गए, फ्रांस गए, ऑस्ट्रिया गए, आगे पोलैंड गए, मतलब सारे जर्मनी और ये सब घूमे वो पूरा। और उन्होंने वहाँ रोमारोला से भी मिले। रोमारोला उस समय पश्चिम के बड़े विचारक हैं, विवेकानंद भी मिले थे उनसे। तो रोमारोला ने इनसे बातचीत में कहा कि देखो, ये खाली आवेदन करने मात्र से कोई आज़ादी नहीं मिलती है, इसके लिए तो क्रांति करनी पड़ती है, छीन के लेनी पड़ती है जी। तो इन सब चीज़ों को लेकर खैर वापस जब लौटे तो यहाँ
लौटते ही इनको जो 1938 का अधिवेशन हुआ कांग्रेस का हरिपुरा में जी, उसमें इनको अध्यक्ष बनाया गया। और इन्होंने जो धुआंधार मतलब जिसको कहना है, तो गांधी जी ने उनकी टीम को लगा कि यार ये आदमी यदि इसी गति से चला जी, तो ये तो हमारी नीतियों से बिल्कुल भिन्न है। पर प्रमोद जी, जैसा आपने कहा कि उस समय इनको अध्यक्ष बनाया गया, तो चुनाव हुआ था, चुनाव से ये अध्यक्ष चुने गए थे? उस समय क्या होता था कि कांग्रेस में एक सहमति बन जाती थी। नहीं, पर ये जो गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वो उन्होंने कहा कि पट्टाभी सीताराम, वो दूसरा है, वो दूसरी बात है, वो अगली बात है। हाँ, 1938 में तो इनको अध्यक्ष बनाया गया। जेबी कृपलानी ने प्रस्ताव रखा कि सुभाष बाबू, तो इनको आते ही ये यूरोप से लौटे और तुरंत ही अध्यक्ष बन गए हरिपुरा कांग्रेस में। हरिपुरा कांग्रेस में बड़ा अच्छा, बग्घी में इतने 51 बैलों की वो रथ यात्रा निकल रही है, वो जैसे जुलूस निकलता है, बड़ा प्रशंसा हुई इनकी और इनका बड़ा अच्छा भाषण हुआ, बहुत शानदार। पर इन्होंने वही बात कि तुरंत हम ये लेंगे, साम्राज्यवादी ताकतों का ऐसा वो सब किया। और फिर जब खैर फिर ये 38 की बात है, 38 की बात है, 39 में जाकर विवाद होता है। अब 39 में जब दोबारा चुनाव होने थे तब गांधी जी को लगा कि भाई ये जो मेरी नीतियां हैं ये तो इनसे बिल्कुल भिन्न नीति है इस। अच्छा, कांग्रेस में क्या होता था, अध्यक्ष सर्वे सर्वा होता है जी, है ना, उसको अधिकार था कि अपनी वही कार्य समिति का गठन करे। तो गांधी जी को लगा कि ये तो मेरी जो रीति नीति है उससे बिल्कुल अलग रास्ते पे जा रहे हैं ये और जवाहरलाल, ये दोनों, चूंकि वो वामपंथ जिसे कहे ना, क्योंकि कांग्रेस तो आप समझिए, अब तो हमें कांग्रेस को एक पार्टी के नाम से जानते हैं, पर उस समय कांग्रेस स्वतंत्र आंदोलन में एक मंच था, वो पार्टी नहीं थी। उसमें हिंदू महासभा भी शामिल है, उसमें कम्युनिस्ट भी शामिल है, उसमें समाजवादी लोहिया भी शामिल है। वो कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ भी यही होता है कि सब लोग इकट्ठा थे, एक तरह से वो भेड़प होती है ना जैसे, ऐसे वो एक भेड़प थी कांग्रेस। और उसमें गांधी जी वैसे खुद को तो ये कहते थे कि मैं अब चवन्निया सदस्य भी नहीं हूँ, क्योंकि 1935 के आसपास कांग्रेस छोड़ चुके थे, सदस्यता शुल्क देना भी हाँ, चवन्निया, वो उसमें चवन्नी सदस्य शुल्क लगता, तो खुद मजाक में कहते थे मैं तो कांग्रेस का चवन्निया सदस्य भी नहीं हूँ। लेकिन बावजूद उसके हर अधिवेशन में वो रहते थे, उनका एक अलग कमरा, साथ में एक्सक्लूसिव अलग कमरा रहता था, और सारे प्रस्ताव गांधी जी के विचार विमर्श करके रखे जाते थे और उनके निर्णय से ही अध्यक्ष बनते थे जी। तब गांधी जी ने, सब ने कहा कि इस बार अब सुभाष बाबू ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, त्रिपुरी कांग्रेस होगी, तो बोले मैं चुनाव लड़ूंगा। और चुनाव के लड़ेंगे जो प्रांतों की कांग्रेस थी उन सब ने भी सुभाष बाबू के नाम का अनुमोदन करके भेज दिया। तो इन पर दबाव आया कि भी आप नाम वापस ले लो जी, क्योंकि बाकी प्रांतीय कांग्रेस थी, सबने इनका नाम का अनुमोदन, क्योंकि इन्होंने बड़ी धुआंधार काम किया, पूरे देश में एक आंदोलन जैसा पसंद कर रहे थे कांग्रेस। हाँ, युवा लोगों को बड़ा पसंद आने लग गया कि यार ये हुई ना बात, कोई ये हुई ना बात, तुरंत एक्शन हो रहा था कि ये हुई ना कोई बात, ये हुई बात। तो वो गांधी जी फिर उससे समर्थन नहीं हुए। गांधी जी ने कहा कि भी नाम वापस ले लो। इनको सब लोगों ने मनाया, वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा, और भी जो थे सब ने, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, क्योंकि उनके नाम का प्रस्ताव किया, कुछ ये किया, माने नहीं, तो इन्होंने कहा कि चुनाव लड़ेंगे। तो जिक्र आता, मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि उन्होंने पूछा, लोहिया लिखते हैं कि मैंने सुभाष बाबू से पूछा कि भाई आप जीत जाएंगे, तो सुभाष बाबू ने पक्का जीतूंगा। तो कहते वो गणित के भी मास्टर थे, उनका आकलन बिल्कुल सही था, और लगभग 200 वोटों से जीते वो। अब जीत तो गए। अच्छा, उनकी तबीयत खराब थी उन दिनों। वो त्रिपुरा कांग्रेस का आप दृश्य देखते हैं तो सुभाष बाबू मंच पे हैं, तो वो मरीजों वाली कुर्सी है, उस पर लेटे हुए हैं वो। बहुत तबीयत खराब थी उनकी, खैर जीत गए। और गांधी जी बड़े मतलब उनको बड़ा विषाद हुआ इस बात का कि ये तो मेरी प्रतिष्ठा। तो उन्होंने, आप जो कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट है कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी निजी हार है। फिर ये मिले, गांधी जी की प्रति श्रद्धा थी, मतलब इनका मन में पूरा था। तो ये गए गांधी जी से मिलने कि बाबू बताओ अब कैसे करें। तो उन्होंने कहा भी ठीक है, तुम अध्यक्ष बन गए, अपनी समिति बनाओ। और जो समिति थी, कार्य समिति, उसमें 15 में से 12 लोगों ने इस्तीफे दे दिए। तो वो पत्राचार है बड़ा जी, जवाहरलाल नेहरू के साथ इनका पत्राचार है बड़ा, और किसी को समय मिले तो पढ़ना चाहिए। उससे अपने को समझ में आता कि सुभाष कैसे धीरे धीरे कांग्रेस से अलग होते हैं। मतलब इतना बड़ा व्यक्तित्व है जिसने पूरे देश में एक राजनीतिक चेतना की हिलोर जगा दी पूरी, और वो बिल्कुल अचानक से अलग हो जाता है। तो फिर 3-4 महीने ये उहापोह चली, क्योंकि वो कार्य समिति बना नहीं सकते जी, क्योंकि वो तैयारी नहीं। अच्छा, ये चाहते थे कि बापू आपके साथ वाले सब, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, जेबी कृपलानी, ये सब आए समिति में, उनका भी तुम्हारी बढ़ाओ। जैसे हाथ झाड़ लेता है ना आदमी जी, एकदम। जैसे अपने शेखावटी में कहावत है ना कि वो
चोर को कहे लाग और साहूकार को कहे जाग। तो ऐसी जैसी स्थिति हो गई उनकी। अब वो सुभाष बाबू इतना दुखी हो गए कि अंततः उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से। और इस्तीफा देके वो चुप नहीं बैठे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। अब ये 39 की बातें हैं जी। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, उनका पहला अधिवेशन मुंबई में किया उन्होंने। और चूंकि उनकी अपनी फॉलोइंग तो थी, वो खड़ा हो गया खूब अच्छा, और आंदोलन वो अपने सब करने लग गए। दूसरा अधिवेशन उन्होंने नागपुर में किया 1940 में जी। जून में। उसमें जिक्र आता है कि वो 20 जून को डॉक्टर हेडगेवार से ही मिलने गए, क्योंकि जब तक जो डॉक्टर हेडगेवार चूंकि मूलतः कांग्रेस में ही थे, और जो असहयोग आंदोलन था, उसके बाद जो बोपला विद्रोह हुआ, उनसे वो कांग्रेस के नीतियों को लेकर रुष्ट हुए, और उन्होंने अपना एक हिंदू संगठन मुंजे जी के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया था। तो चूंकि वो उस समय तक एक बड़ा आकार ले चुका था, तो सुभाष बाबू को लगा कि भी फॉरवर्ड ब्लॉक और संघ यदि साथ मिलके कुछ काम करे तो देश की आज़ादी के आंदोलन में हम कुछ ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे जी। पर दुर्योग की बात है कि उस दिन डॉक्टर हेडगेवार बीमार थे, बुखार में थे, तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, और वो लौटे और उसी रात्रि को डॉक्टर हेडगेवार का निधन हो गया जी। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस जिस तरीके से काम कर रहे थे, युवाओं में खासे लोकप्रिय हो गए थे, और कांग्रेस पार्टी के भीतर अध्यक्ष पद तक पहुंचने के बाद भी जिस तरीके की राजनीति थी, उसमें उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि वहां रहकर काम करना उतना आसान नहीं था। कुछ परेशानियां थी, कुछ कठिनाइयां थी, कुछ काम करने का तरीका भिन्न था, लेकिन देश के जो महापुरुष थे उनके प्रति श्रद्धा का भाव उसी प्रकार था, चाहे महात्मा गांधी हो या फिर जिस तरीके से प्रमोद जी ने चर्चा की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार से भी मिलने के लिए जाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के बाद। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व, एक अलग प्रकार की ज्वाला उनके भीतर धधक रही थी, और ये भी कहा जा सकता है कि कीमत मेरी हर कोई भी वहन नहीं कर सकता है, कोई जुगनू आकर मुझको दहन नहीं कर सकता है, जो उजियारे का आदि हो मिलकर मेरे साथ रहे, मैं सूरज हूं अंधियारा मुझको सहन नहीं कर सकता है। इस प्रकार के भाव हो सकता है सुभाष बाबू के मन मस्तिष्क में उमड़ घुमड़ रहे हों, और एक अलग तरीके से उन्होंने काम करने की पद्धति अपनाई, जिसमें कहीं ना कहीं लगता था कि कोई रोक टोक उन पर नहीं हो। इस तरीके से जब प्रमोद जी हम सुभाष बाबू को पढ़ते हैं, उनकी जीवनी को देखते हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना बताई जाती है, पेशावर से जुड़ी हुई जो घटना है, हम चाहेंगे दर्शकों तक उसकी भी जानकारी पहुंचे। जैसे मैंने जिक्र किया कि वो नागपुर में मिले डॉक्टर हेडगेवार से जी, और वहीं उन्होंने घोषणा की, जून के महीने की बात है, कि मैं कोलकाता आ रहा हूँ, और वहाँ एक गुलामी के प्रति खायवाल करके कोई थी मूर्ति थी जी, कि मैं आऊँगा और उसको तोड़ूंगा 3 जुलाई को। घोषणा कर दी उन्होंने, और कोलकाता पहुँचे, पहुँचते उनको गिरफ्तार कर लिया अंग्रेज सरकार ने जी, और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। हाँ। तो उन्होंने कहा भी मेरा अपराध क्या है, भी तोड़ी तो ही नहीं ना, खाली घोषणा ही कर ली, आपने गिरफ्तार कर लिया। ये कहते हैं, मैं पुष्टि नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे को और कहीं से इसका सुराग नहीं मिला, पर कहते हैं कि वो उस दौरान उनकी सावरकर जी से मुलाकात हुई जी, जब वो डॉक्टर हेडगेवार से नहीं मिल पाए। हाँ। तो कहते हैं सावरकर जी से मुलाकात हुई, और उन्होंने अपनी दशा बताई कि भी कैसे अब करें देश में। तो सावरकर जी ने कहा कि देखो, अब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया है, 1939 में शुरू हो गया था, और अंग्रेज और ये सब लड़ाई में उलझे हुए हैं, तो बढ़िया मौका ये है कि कहीं अपने कोई, क्योंकि आयरिश क्रांति को आप देखें, चेकोस्लोवाकिया की देखें या पोलैंड को देखें, तो वहाँ जो आज़ादी मिली उसमें वहाँ उन्होंने एक वॉशिंगटन भी जैसे एक सेना थी उनके पास संघर्ष करने के लिए, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी के तरीके से तो भैया ऐसे ही होगा कि आप मरते कुटते पिटते रहो, आपको लाठी से कोई सिर फोड़ देगा, कोई गोली चला देगा, और आप बस आज़ादी की मांग करते रहो, कुछ होगा नहीं। तो तुम बोले बाहर जाओ, यूरोप जाओ जी, बाहर जाओ, और वहाँ कुछ ऐसा कोशिश करो, जो अंग्रेजों के दुश्मन हैं उन देशों से मिलके कुछ ऐसी कोशिश करो कि उन इधर आक्रमण करे। ये प्रेरणा सावरकर ने दी? हाँ, ये कहते हैं। अच्छा, ये कहते हैं, मेरे को कहीं और से पुष्टि नहीं, पर मैंने एक जगह पढ़ा कि ऐसा उनका सावरकर जैसे भेंट हुई, और उसके बाद उन्होंने मन बनाया कि मेरे को बाहर जाना चाहिए। तो उनको बंगाल में जैसे कोलकाता जाते ही जेल में डाल दिया। जेल में डाला तो उन्होंने कहा भी मेरे दोस्त बताइए आप ऐसे क्यों डाल दिया। मैं आपको पृष्ठभूमि इसलिए बता रहा हूँ कि पेशावर का एक जानने के लिए ये बड़ा एक
आप देखेंगे कि जासूसी उपन्यास जैसा ही है। मतलब आप जैसे कोई जासूसी उपन्यास पढ़ रहे हैं, पीछे की चीज छूट जाएगी तो समझ में नहीं समझ में नहीं आएगी कि वो गए क्यों। तो उनको लगा कि अब मेरे को बाहर जाना है, लेकिन वहाँ जेल में डले हैं, जाएं कैसे बाहर। तो उन्होंने जेलर को कहा कि देखो भाई, आप मेरा अपराध बताइए, मुझे क्यों गिरफ्तार किया आपने जेल में, और आप नहीं तो फिर मैं आमरण अनशन शुरू करूँगा, भूख हड़ताल शुरू कर दूंगा। तो वो उन्होंने कहा चलो छोड़ो यार, अब क्या है, उसको कुछ है ही नहीं, अब तो कांग्रेस में तो रहा ही नहीं है, फॉरवर्ड ब्लॉक है एक छोटा सा, कोई खास बात नहीं। तो उन्होंने उनको छोड़ दिया, लेकिन इनकी तबीयत भी खराब थी और ये घर आ गए। लेकिन इनको एक तरह से आप कहें ना नज़रबंद जैसा था। हाँ। कि इनके घर के बाहर लगातार वो जासूस बैठे रहते कि क्या गतिविधियाँ हैं, कौन इनसे मिलने आता है, कौन जा रहा है, ऐसा सब रहता था निगाह। तो इन्होंने मन बनाया कि मेरे को अब भारत से बाहर जाना चाहिए। तो वो जो कथा है इनकी जाने की, वो तो एक जासूसी उपन्यास जैसा ही है बिल्कुल, कि वो अपने भतीजे को तैयार करते हैं। शिशिर बोस थे, उनका भी तो कुछ दिनों पहले निधन हुआ, डॉक्टर थे वो, है मतलब बाद में थे, उसमें तो पढ़ रहे थे, उसको उन्होंने तैयार किया। तो खैर जैसे वो निकले हैं, आप देखिए मैं उसमें घटना बताता हूँ, जब वो रात को गाड़ी से निकल रहे हैं, चांदनी रात थी, तो वो सीढ़ियों से ऐसे उतरे हैं कि उनकी परछाई ना पड़े, मतलब इतना सावधानी रखते हुए, क्योंकि घर पे रह रहे थे तो दाढ़ी बढ़ा ली थी उन्होंने, काटी नहीं थी। और अपना वो लिखते हैं कि चाचा ने पुराना चश्मा ढूंढ के निकाला, कोई गोल चश्मा निकाला, और एक टोपी निकाली, फैस टोपी। और जब वो गाड़ी में आके बैठे, तो बैठ के उन्होंने दरवाज़ा बंद नहीं किया, हाथ से पकड़े रखा, क्योंकि वो भतीजा आया है ऐसे ही गाड़ी लेके जी। तो बड़े घर के लोग थे, तो वो दरबान को पता चल जाएगा बाहर जासूस को कि दो दरवाजे बंद कैसे हुए, आवाज़ आएगी ना खटाक खटाक, तो इसका मतलब दो बैठे हैं, दो दरवाजे खुले हैं। तो बोले उन्होंने दरवाजा ऐसे हल्के से लेके रखे रहे, और पहन के आए वो शेरवानी, चौड़ा पजामा, जूते उन्होंने कहा वो पुराने पहने, वो अपने वो फीते वाले, क्योंकि उनको थोड़ा दिक्कत थी पाँव में, और लगा के आके टोपी वोपी लगा के वो पीछे की सीट पे बैठे और हाथ से दरवाज़ा पकड़े रखे, और वो गाड़ी उल्टी घुमाई। बाहर जब आश्वस्त हो गए कि अब अपन आधे घंटे दूर चल के आ गए, अब किसी को कोई खबर नहीं होगी, तो उन्होंने दरवाज़ा खींच के वापस बंद किया, खटाक की आवाज़ बाद में आई। खैर वो आसनसोल आए, जहाँ उनके भतीजे रहते थे, धनबाद गए, धनबाद से फिर ट्रेन पकड़ी फ्रंटियर मेल, गोमोह स्टेशन से पेशावर तक गए वो, और पेशावर उतर के और फिर वो काबुल पहुँचे जी। तब काबुल के रास्ते फिर काबुल गए वो, हाँ। पेशावर से काबुल वो पहुँचे, क्योंकि अफगानिस्तान तो स्वतंत्र हो गया था ना उस समय तक जी। तो काबुल में उनको एक भगत राम मिले, उनसे संपर्क हुआ, वहाँ उनका अपना संपर्क था, जो भी उनके सूत्र थे उनसे वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने अपना नाम रखा जियाउद्दीन जी, और उसको कहा कि तेरा नाम है रहमत, रहमत अली जी। और अब वो आगे यात्रा जब पेशावर से काबुल गए हैं तो, और वो बहरे गूंगे बहरे हैं जी, क्योंकि वो पश्तो तो जानते नहीं है, हाँ हाँ, गूंगे बहरे बनकर गए। फिर वो काबुल से यूरोप पहुंच जाते हैं। काबुल में फिर, चूंकि काबुल में तो जर्मनी का, इटली का सबके दूतावास थे जी, तो उन्होंने रशियन दूतावास से संपर्क करने की कोशिश की, पर रशिया वालों ने इनको ज़्यादा भाव दिया नहीं। अच्छा, इनको पकड़े जाने का भी डर था कि कहीं पता न चल जाए। खैर, लेकिन जब तक क्या हुआ कि वो अखबारों में आ गए कि सुभाष बाबू कोलकाता से गायब हो गए, निकल गए। प्रमोद जी, समय की थोड़ी सीमा है, हम चाहेंगे कि जानकारी दर्शकों तक ये भी पहुंचे कि जब वो पेशावर से काबुल के रास्ते निकल गए, उसके बाद में जिस तरीके से विदेशों में उन्होंने समर्थन जुटाया देश की आज़ादी के लिए, और कहा जाता है कि फिर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से काम किया, आज़ाद हिंद सरकार की उन्होंने स्थापना की। हम चाहेंगे संक्षेप में ये आज़ाद हिंद सरकार की भी जानकारी दर्शकों तक आ जाए। जैसे काबुल से उन्होंने क्या किया कि इटली दूतावास ने उनकी मदद की, इटली का पासपोर्ट बना मोज़ाओटो एक फर्जी नाम से उनका जी, और वहाँ से फिर वो ट्रेन के सफ़र से मास्को गए, और फिर इटली के पासपोर्ट से वो जर्मनी आए, बर्लिन आ गए, ठीक है ना। और वहाँ फिर वो हिटलर से भी मिले, मुसोलिनी से, मतलब सब लोगों से जो अपना समर्थन जुटाया। हाँ हाँ। तो जो आज़ाद हिंद फौज वाली बात आती है, उसमें एक अलग है मसला। आज़ाद हिंद फौज तो है रास बिहारी बोस की स्थापना की, लेकिन ये जो फ्रंट था इधर वाला, हाँ, जर्मनी वाला, इधर जो लड़ाई हो रही थी, इधर हिटलर से मिले तो हिटलर ने, वो बड़ा निराश हुए उनसे, क्योंकि दुभाषी के माध्यम से मिले वो, तो हिटलर बैठा था, उसके पीछे एक बड़ा नक्शा लगा हुआ था दुनिया का जी। तो इन्होंने कहा कि आप हमारी मदद करिए, भारत पर आप आक्रमण करिए, और इधर से, ताकि हम भी आज़ाद हो और हम आपकी मदद करेंगे, ऐसा कुछ। तो हिटलर ने, कहते हैं कि वो ऐसे डंडे दिखाया, देखो कहाँ बर्लिन है, कहाँ हिंदुस्तान है, इतनी दूर कैसे संभव हो सकता है। तो निराश हो गए, वापस आए। कर कई दिनों वहाँ रुके और कोशिश करके, अब वहाँ क्या हुआ कि जो उत्तरी अफ्रीका है
उस मोर्चे पे जो भारत में जब फौज की भर्ती हुई थी जी, तो जो फौजी थे वो ट्रेंड तो थे नहीं भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तुरंत फौज भर्ती करी ना। हाँ। तो गांव के सब लोग भर्ती हो गए, तो एक साथ कर लिया, वो चले गए। तो, अब वो ट्रेनिंग तो थी नहीं, तो वहाँ वो सारे जर्मनी के कब्जे में आ गए, वो प्रिजनर ऑफ वॉर हो गए ना एक तरह से। अब वो 10-15 हज़ार सिपाही थे, उनको आज़ाद हिंद फौज के लिए नहीं सारे नहीं हुए। तो अब इन्होंने फिर जर्मनी वालों को तैयार किया कि यार एक काम कर सकते हैं, इनको हम पूछ लें, ठीक है ना, कि आप हमारे साथ आ जाओ भी, अब आप तो यहाँ कैदी हो, तो आप यदि तैयार हो जाते हो तो बोले मैं उनसे मिला जाके, उनमें भाषण हुए। तो कुछ लोग जो थे, क्योंकि उनको वहाँ बड़े ऐसी नार की स्थिति में पटक दिया था, तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध उनके मन में रोष था। तो खूब कोशिश की, पर 10 लोग तैयार हुए जी, है ना। तो उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा, फिर 5 लोग और तैयार हुए, 15 लोग ट्रेनिंग, फिर कुल मिला के 3,500। लेकिन वो आज़ाद हिंद फौज नहीं थी, वो उन्होंने इंडिया ऐसे अलाइन करके ऐसे बनाया था। प्रमोद जी, समय की सीमा है, केवल बहुत संक्षेप में ये जानना चाहेंगे कि आज़ादी के जो आंदोलन में, आज़ादी जो देश को प्राप्त हुई, उसमें सुभाष बाबू का योगदान कितना मानते हैं? बहुत संक्षेप में। देखिए, मैं आपको एक घटना का जिक्र करूंगा कि वो वहाँ से जब जर्मनी से वो समझते हैं कि मेरे को अब यहाँ पार नहीं पड़ेगी इस फ्रंट पे, तो मैं अब ईस्ट पे जाता हूँ। तो जापान वाले मोर्चे पे आए वो, और जर्मनी से उन्होंने कहा कि मेरे को कम से कम तुम वहाँ तो पहुँचा दो। तो सबमरीन में बैठे वो जी, ठीक है ना जी, सबमरीन में बैठ के, और वहाँ 82 दिन की यात्रा के बाद वो वहाँ ईस्ट में पहुँचे, और वहाँ से रास बिहारी बोस ने उनको आज़ाद हिंद फौज का कमांडिंग दे दी। अब वो जो भाषण है, जो उनका पहला जब गैदरिंग हुई है, उसमें वो अंत में जो अपन है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो भाषण का अंतिम पैरा है। और जय हिंद से समापन किया उन्होंने, जय हिंद। तो ये तो वो आप देखिए कि वो जो एक ललक थी, और आप देखिए कि वो जो संघर्ष हुआ इधर इस मोर्चे पर, तो अंडमान तो आ ही गए थे, वो पोर्ट ब्लेयर में रहे हैं वो, फिर वहाँ से रंगून गए हैं। और रंगून के बाद जब वो 15 अगस्त को जब वहाँ सरेंडर हो गया, 13 अगस्त को जापान ने सरेंडर कर दिया, और इनको जब पता चला कि सरेंडर हो गया है, तब 15 अगस्त को जब वहाँ थे, तो इनसे कहा गया कि अभी जब अंग्रेज सेना आएगी तो आपको गिरफ्तार करेगी, ठीक है ना जी। तो सुभाष बाबू वहाँ से फिर 16 को निकले हवाई जहाज से, और वो वहाँ से सिंगापुर से बैंकॉक आए, और बैंकॉक से फिर जो ताइवान जा रहे थे हवाई जहाज, वो दुर्घटना बताते हो गई। लेकिन उस वक्त जो माहौल बना था जी, वो माहौल ये था कि पूरे, देखिए मैं भारतीय समाज की चित्त की आपको अवधारणा बताता हूँ। भारत का समाज एक दुस्साहसी को बहुत पसंद करता है। हमारे लिए मृत्यु मरण जो है वो शोक का कारण नहीं है। प्रमोद जी, समय की हमारी सीमा है चूँकि, और आप हमारे स्टूडियो में आए, विषय बहुत बड़ा है सुभाष बाबू का, कम समय में समेटना बड़ा कठिन है। आपने तमाम प्रश्नों का बहुत सहजता से उत्तर दिया, हालांकि बहुत बड़ा विषय है और बहुत बड़ा भाग छूट भी गया, लेकिन फिर किसी कार्यक्रम में और हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं सुभाष बाबू के लिए कि वह इस युग का वीर शिवा था, आज़ादी का मतवाला था, जनमन पर शासन था उसका, दृढ़तन कोमल मन था उसका। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई। जय हिंद जिसकी निशानी है, जय हिंद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस प्रकार के नारे उन्होंने दिए और एक भारतीय जनमानस में नई क्रांति की ज्वाला उन्होंने उत्पन्न दी। ऐसे महामानव को हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।